बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब से सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है उस वक्त से पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम बरपा है। वाशिंगटन की कान नहीं आंखें भी इस वक्त खड़ी हो चुकी हैं और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के लिए बहुत ही बुरी खबरें हैं। चाबहार उसके हाथ से निकल रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने आने का ऐलान कर दिया है। तालिबान के साथ क्या खुफिया डील चल रही है इस पर भी बताऊंगा। और तुर्की के बारे में कहा जा रहा था कि वो रशियन S-400 को छोड़ के F-35 लेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही नेतन्याहू और इसराइल को यूरोप में अछूत बनाने का प्लान बन चुका है। इसके साथ ही बहुत कुछ आपको इस व्लॉग में बताने के लिए है। सबसे पहली बात ये कि क्या ये इस्लामिक नेटो कौन कौन से ममालिक इसमें अब आने वाले हैं। आप सुन चुके होंगे कतर और यूएई का नाम आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बहरीन, ओमान, कुवैत और दीगर 2 से 3 रियासतें मज़ीद आ सकती हैं। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक गैर मामूली एग्रीमेंट है और ये सिर्फ कतर की वजह से नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट के ऊपर पिछले 1 साल से काम जारी था। और इस तरह के मुआहदे 1 या 2 दिन में नहीं होते बल्कि महीनों में भी नहीं बल्कि साल इसके अंदर लगती हैं। तमाम ममालिक जिन्होंने इसके अंदर अंगेज होना होता है वो अपना हिसाब किताब बनाते हैं, अपने सफारती ताल्लुकात बनाते हैं, कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन है। ये पैक्ट करने के बाद क्या मामलात होंगे, सऊदी अरब को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क्या मदद करनी पड़ेगी, भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो उस वक्त सऊदी अरब का क्या किरदार होगा। और इसके साथ ही सऊदी अरब और यमन के मामलात ख़राब होते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। और पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ तो जाहिर सी बात है किसी भी रियासत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, क्या सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल चुकी है। तो इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था जब बात चल रही थी कि इसको सिविलियन पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अमेरिकी US सेनेटर जो है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि भाई आपको हथियार तो नहीं बनाएंगे आप। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एटमी बम हमें जब भी ज़रूरत होगा हम पाकिस्तान से ख़रीद लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बात अल जज़ीरा के अंदर भी कोट हुई है और आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब इस वक्त लग ये रहा है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, यकीनी तौर पर सऊदी अरब के दुश्मन ममालिक आपस में एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे और मुबैना तौर पे इसराइल और भारत का कोई भी इस हवाले से कोई पैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत जो गल्फ रियासतें हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात ना सिर्फ बना रहा है बल्कि वहाँ पे अपने ह्यूमन रिसोर्स को भेज के अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा है और बहुत ज़्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला भी अपने मुल्क में ला रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नए फौजी अड्डों की बात की जा रही है। इसराइल से जो जंग होगी वो सऊदी सरजमीन पर होगी। भारत के अंदर गोबर आ रही है, जैसे लोग इस वक्त तलबला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। वो कहते हैं सलाद में जिस तरह पापड़ी डालते हैं उस तरह इस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान का रोल एक पापड़ी का है और ये एग्रीमेंट चाइना ने करवाया है। बेसिकली इनके दिमाग जो है वो फ्यूज हुआ है, इनको हर साजिश ही चाइना की साजिश लगती है, जबकि चाइना के आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसकी दुनिया गवाह है। और पाकिस्तान 70-80 की दहाई के अंदर पूरी डिवीजन सऊदी अरब में भेज के और वहाँ पे उस पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बहरहाल इन्होंने अपने पापड़ बेचनी है, इनको आप अपने पापड़ बेचने दें, क्योंकि इनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि दीवार में टकरे मारे, रोएं, अपने सर पे मिट्टी डालें या फिर मातम लग करे। इस वक्त जो पाकिस्तान पिछले 6 माह के अंदर सफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया नेतन्याहू कि आपने वो हरकतें की जिन हरकतों का जवाब दे के पाकिस्तान और उम्मत एक सही सिमत पर जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं ना, टिंड करवाते ही ओले पड़ गए। अब बात यह है कि इंडिया और चाबहार के मामलात आपको अच्छी तरह पता है।
400 से 500 मिलियन डॉलर तक प्लेज किया हुआ है चाबहार पर इंडिया ने, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए, रशिया से ट्रेड करने के लिए, सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब जो नई खबर आई है वो ये है कि ट्रंप ने ईरान के पर पाबंदियां लगाने के नाम पे चाबहार की जो एग्जेम्पशन दी हुई थी भारत को, उससे निकाल रहे हैं और अब चाबहार के ऊपर पाबंदियां लगने जा रही हैं। और जैसे ही ये पाबंदियां इंप्लीमेंट होंगी, ये पाबंदियां भारत पर भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी। और वो जो मेजर गोबर आ रही है, यूं लेने खींच खींच के चाइना से सीधे चाबहार लेकर आता था कि यहां से ट्रेड करेंगे, यहां से ट्रेड करेंगे, गुजरात से जहाज चाबहार आएंगे, वो सारी की सारी कहानियां इस वक्त मलिया मेट हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को एक और होने जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने कह दिया है, अब हमने एक खबर पढ़ी थी कि जनाब तालिबान ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो भी उसके मुतालबात हैं वो उसको देने से पहले जो हमें चाहिए वो आप हमें दें, उसके बाद जो आपको चाहिए होगा वो हम देंगे। यानी कि मामलात जो हैं वो बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अब ट्रंप पहले भी इसका जिक्र कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने इसको बिल्कुल साफ और वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि हम बगराम एयरबेस लेने जा रहे हैं। और बगराम एयरबेस उस जगह पे वाक़या है जहां से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के फासले पे चीन अपने एटमी हथियार तैयार कर रहा है और हमें ये वापस चाहिए। और इसके साथ ही तालिबान ये कहते हैं कि भाई तुम्हें जो भी चाहिए वो तो बाद में बात होगी, पहले हमें जो कुछ चाहिए वो दो। और ट्रंप ने इसका जिक्र किया है कि तालिबान को हमसे बहुत कुछ चाहिए, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि बगराम एयरबेस जो है वो ले लिया जाए। अब आप ये देख लें कि बगराम एयरबेस के अंदर जब अमेरिका आके बैठेगा तो इस खित्ते के अंदर एक नई जो है सियासत शुरू हो जाएगी। वैसे तो वो पुरानी सियासत है, लेकिन जो थरथल्ली मच जाएगी, वहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगी अमेरिका की, इंटेलिजेंस शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान एक्टिवेट हो जाएगा, चाइना एक्टिव हो जाएगा, तालिबान एक्टिव हो जाएंगे। और इसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अब देखते हैं कि इसके बाद ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और इसके साथ ही तुर्की के बारे में ये कहा जा रहा था कि तुर्की F-35 जहाज अमेरिका से लेना चाहता है, इसलिए उसने ये फैसला किया है कि S-400 वापस कर दे या किसी मुल्क को बेच दे। अब वो ये कहते हैं कि भाई इससे पहले F-35 का मुआहिदा कैंसिल किया गया था सिर्फ इस बात पे कि S-400 तुर्की ले रहा है और कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहता कि हमारे हथियारों के साथ दूसरे हथियार इंटीग्रेट हो। तो अब कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि तुर्की ने साफ इनकार कर दिया है कि हम कोई S-400 ना बेच रहे, ना ही अपने सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे, और हम जो अपनी डिफेंस की इंटेग्रिटी है, अपनी सालमियत को मेंटेन करेंगे और हम फैसला करेंगे कि हमें कौन सा हथियार चाहिए और कौन सा हथियार नहीं चाहिए। इस हवाले से जाहिर सी बात है तुर्की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंस के मामले में एडवांस जा रहा है। आज से एक दहाई पहले 80% हथियार वो खरीदता था बाहर से, लेकिन आज वो 80% हथियार खुद बना रहा है और 20% जो है वो बाहर से ले रहा है। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ ममालिक को हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नेतन्याहू के लिए बुरा वक्त चल रहा है और अब इस वक्त जो है यूरोप की यलगार उसके ऊपर चल रही है। अमेरिका के तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है। लोग ये कहते हैं कि जनाब उनका नाजायज़ बच्चा है तो वो जो भी कुछ करेगा वो उसको कोई भी कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया ने पाबंदी लगा दी है, स्पेन ने पाबंदी लगा दी है, बेल्जियम ने पाबंदी लगा दी है और दीगर बहुत से ऐसे ममालिक उन्होंने यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे कह दिया है कि यूरोपीय यूनियन और दीगर जो भी अपने खेल से लेके तिजारत तक जो भी एग्रीमेंट्स हैं, अगर आप इनको नहीं निकालते इसराइल को तो फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। और हमने ये देखा है कि अब जो मामलात हैं वो बड़े ही तेज़ हो चुके हैं। शतरंज के एक मुकाबले के अंदर इसराइल की जो 7 खिलाड़ी हैं उनको बगैर खेले जाना पड़ा, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप इसराइल के झंडे के बगैर खेलेंगे। इसके साथ ही एक साइकिलिंग का मुकाबला था, वहाँ पे भी कोहराम मच गया और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ और वो इवेंट नहीं हो पाया। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू भी रोते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन 1 है, शाहीन 2 है, नसर है, इस तरह के बेतहाशा हथियार हैं
जो कि ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि अमेरिका तक जा सकते हैं। यही वजह है कि ओबामा ने 7 दफ़ा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई, हमारे उन कंपनियों पर पाबंदियां लगाई जो कि मिसाइल के इंग्रेडिएंट्स बाहर से लेकर आते थे। अब बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये कह देना कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, ये बयान आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि थप्पड़ मारने से बेहतर है थप्पड़ का डर, और ये जो न्यूक्लियर है इसका खौफ ही जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी होती है, और इस मामलात के ऊपर जो है खामोशी इख्तियार की जाएगी। और वाहिद मुस्लिम अक्सरियती जो मुल्क है वो बाज़ाब्ता तौर पे सऊदी अरब की सलामती के लिए पूरे इक़दामात उठाएगा। जनूबी एशिया के अंदर ना सिर्फ वो अपना असर रसूख दिखाएगा बल्कि उसको मशरिक़ वुस्ता में भी अपनी ताकत के इजहार का मौका मिलने जा रहा है। और ये इसराइल के लिए वाज़िया पैगाम है कि अब रियाज की पुष्ट पर इस्लामाबाद खड़ा हुआ है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के पास हर तरह के हथियार हैं। ठाट जो उनका मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का वो उन्होंने लिया हुआ है, पेट्रियट लिया हुआ है, इसके साथ और भी बहुत से ऐसे हथियार हैं जो कि उन्होंने वहां पे लिए हुए हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े रवायती एटमी ज़खायर हैं उसकी पुष्ट पनाही हासिल होगी या नहीं होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हिकमत अमलियाँ बन रही हैं, मुमकिना मंजरनामे बन रहे हैं, और इस वक्त जियो पॉलिटिक्स बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर आज़म इस वक्त बरतानिया में है, उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे, फील्ड मार्शल अभी तक तो उनके साथ हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी हम इंशाल्लाह कामयाबियां समेटेंगे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।